जो आज का लेक्चर शुरू करें उससे पहले एक डाउट इसने पूछा है, बहुत अच्छा डाउट है, बराबर से सुन लो। मैं बहुत डिटेल में ये डाउट आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने कल आपको कहा कि एमआर एमसी से जब ज़्यादा हो या फिर ऐसा बोलूँ एआर एसी से ज़्यादा हो तो उस लेवल पे आप कमाते हो सुपर प्रॉफिट। लेकिन ये जो सुपर प्रॉफिट आप कमा रहे हो ये इक्विलिब्रियम नहीं है। आप अभी इक्विलिब्रियम में नहीं आए हो, क्योंकि जब एमआर ज़्यादा है एमसी से तो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। उस लेवल पे आप प्रोडक्शन को रोकोगे नहीं, यू कीप ऑन प्रोड्यूसिंग। जब आपको रेवेन्यू ज़्यादा है और कॉस्ट कम है तो आप कभी रुकोगे क्या? इक्विलिब्रियम होता है रुकना, बस थम जाओ। इसका एक शानदार एग्जांपल देता हूं मैं आपको, शानदार एग्जांपल। सचिन तेंदुलकर ने 20-25 साल क्रिकेट खेली। बहुत कम ऐसे लाइफ में फेजेस आए जब सचिन आउट ऑफ फॉर्म होता था। उसकी कैप्टनसी में टीम नहीं जीती, लेकिन उसका आउट ऑफ फॉर्म, इंजरी की वजह से वो जरूर बाहर रहता था, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म बहुत कम रहा है सचिन। और सचिन ने अपने करियर के सबसे बेस्ट बॉलरों को खेला है, ठीक है। तब वसीम अकरम से लेकर वकार यूनुस तक, कॉर्टनी एम्ब्रोस को, डेल स्टेन को, जो भी अपने पीक बॉलर है ना, शोएब अख्तर जो उस समय के, उसको सचिन ने खेला। फिर भी वो कभी आउट ऑफ फॉर्म नहीं रहा। जैसे सचिन इसीलिए गॉड कहते हैं भाई। अब सुनना जो बोल रहा हूँ। उसका एक ड्रीम था कि मेरे को वर्ल्ड कप जीतना है। 2011 में इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई। पूरी दुनिया को ये लग रहा था सचिन अब रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा ड्रीम था 2011 वो जीत गए, वो वर्ल्ड कप जीत गए, ठीक। लेकिन वो नहीं हुए। उन्होंने कहा भाई स्टिल आई हैव सम क्रिकेट लेफ्ट इन मी। वो रन बना रहे थे 11 के बाद, उन्होंने फिर डबल सेंचुरी भी मारी, उन्होंने 12 में भी खेले, 13 में भी खेले। उसके बाद उनका रफ पैच आया, वो बीच में बहुत ज़्यादा इनिंग्स में वो थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म हुए। फिर वो रुक गए, बस के 100वां शतक मार लूँ मैं, फिर वो रिटायर हुए। मोरल ऑफ द स्टोरी, जब आप पीक पे होते हो तब आप काम रोकते ही नहीं हो। आप तब थोड़ी रुकोगे। जब आपका एमआर एमसी से ज़्यादा है तब आप प्रोडक्शन थोड़ी रोकोगे, आप तो और बनाओगे यूनिट। तो उस समय पे एग्जांपल इसलिए दिया कि वो बंदे का एज भी एक फैक्टर था, वर्ल्ड कप जीतना ड्रीम था, वो भी पूरा हो गया, सब कुछ हो गया, फिर भी नहीं हुआ रिटायर। क्योंकि रन बना रहा है, क्यों रिटायर होगा? बढ़िया रन बना रहा है। कब रिटायर हुआ? रुका कब? जब सैचुरेशन आ गया। तो इक्विलिब्रियम होता है कहाँ रुकना है। और जब आप एमआर और एमसी को बराबर कर लोगे तो बस अब ये इक्विलिब्रियम आ गया। अब यहाँ पे आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, लेकिन अब इससे ऊपर जाओगे तो फिर लॉस होगा, तो आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि फिर एमसी ज़्यादा हो जाएगी। अब देखो इक्विलिब्रियम, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है? एमआर तो हमेशा सेम रहता है, लेकिन एमसी सेम थोड़ी रहती है। एमसी पहले कम हो रही थी, बनाओ, अभी भी बनाओ, अभी भी बनाओ, अब मत बनाओ, क्योंकि यहाँ पे से पिक्चर बननी स्टार्ट हो गई। इसलिए इक्विलिब्रियम ये है, यहाँ आप टोटल प्रॉफिट मैक्सिमम कमा चुके हो, लेकिन जब आप इस लेवल पे थे तब आप कौन सा कमा रहे थे? सुपर। एंड यू आर एंजॉइंग दैट, and when you are enjoying that you will keep on increasing your production। आप अपने प्रोडक्शन को क्या करोगे? बढ़ाओगे। इक्विलिब्रियम नहीं है, इक्विलिब्रियम तो रुकने को बोलते हैं। रुकोगे कब? यहाँ पे। अब समझ में आया? तो इसलिए सुपर प्रॉफिट कब ज्यादा होता है? जब एमआर एमसी से ज्यादा होता है। लेकिन जब एमआर एमसी ज्यादा होता है तब नॉर्मल प्रॉफिट से भी ज्यादा कमाते हो आप, और एमआर एमसी बराबर हो जाते हैं तब आप सिर्फ नॉर्मल कमाते हो। अब किसी का अगर ये भी डाउट हो कि एमआर एमसी बराबर है तो प्रॉफिट ही क्यों कमा रहे हैं हम? नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए ना? नहीं, मैंने आपको कॉस्ट में पढ़ाया था कि हम लोग इकोनॉमिक्स में इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी ले लेते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट को भी ले लेते हैं, हम सबको कॉस्ट मान लेते हैं। तो जब रेवेन्यू कॉस्ट के बराबर होगा तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट का पैसा एक्सप्लिसिट वालों को दे देंगे, लेकिन इम्प्लिसिट वाला तो हमारे पास आएगा, तो वही तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है जिसे हमने पहले से कॉस्ट में शामिल कर रखा था। तो जब कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर भी आएगा तो दुनिया के लिए तो ऐसा है कि रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर है, लेकिन अंदर से हम जानते हैं कि हम उसमें भी क्या कमा रहे हैं? नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि हमने नॉर्मल प्रॉफिट को पहले ही कॉस्ट का पार्ट मान रखा है। दुनिया को तो ये लग रहा है रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर है, लेकिन हमें तो पता है कि रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर नहीं है, क्योंकि कॉस्ट के अंदर हमने एक कॉस्ट अपनी खुद की ले रखी है जिसे हम इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। यही तो कॉस्ट में पढ़ाया था।
कि कॉस्ट में, इकोनॉमिक्स में हम लोग एक्सप्लिसिट भी लेते हैं और इम्प्लिसिट में नॉर्मल प्रॉफिट को भी लेते हैं हम। तो जब हम रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर आता है, फिर बोलूंगा, चौथी बार बोल रहा हूँ, दुनिया को ऐसा लगेगा कि रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर है, तुम प्रॉफिट नहीं कमा रहे, लेकिन मुझे पता है मैं उसमें भी प्रॉफिट कमा रहा हूँ, क्योंकि मैंने नॉर्मल प्रॉफिट को पहले ही कॉस्ट का पार्ट मान लिया था। बोलो तो, नॉर्मल प्रॉफिट को पहले ही कॉस्ट का पार्ट मान लिया था। हाँ, क्लियर है भाई? ये तो सब कल की बात हुई, नया शुरू करते हैं। एक बार रिवीजन जरूर कर लेते हैं। यहाँ देखो, मैंने आप लोगों को कल बताया परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। परफेक्ट कंपटीशन के 6 फीचर बताए मैंने, 3 इधर 3 इधर। 3 फीचर में आप प्योर बनोगे और 3 और जोड़ लोगे तो प्योर एंड परफेक्ट बनोगे। पहले 3 कौन से थे? लार्ज नंबर ऑफ बायर, सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट और फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। फिर 3 और जोड़ोगे, परफेक्ट नॉलेज, फिर नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होती, और एक था फर्म इज द प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर। तो ये हो गया प्योर एंड परफेक्ट। अब मैंने आपको इक्विलिब्रियम बताया था, जल्दी जल्दी सुन लो। इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम कब आता है? जब डिमांड और सप्लाई बराबर हो, इंडस्ट्री का। और फर्म का कब आता है? जब एमआर एमसी बराबर हो, एंड एमसी मस्ट बी राइजिंग बराबर, क्योंकि इक्विलिब्रियम में 2 पॉइंट आएंगे, एक इधर, एक ये वाला है कि ये वाला है, ए के बी, ए के बी, ए के बी, बी, क्योंकि बी पे एमसी मस्ट बी। फिर मैंने आप लोगों को इसी इक्विलिब्रियम में 4 केसेस और बताए थे। 4 केस क्या? जब एमआर एमसी बराबर होगा तब तो आप नॉर्मल प्रॉफिट कमाओगे, अभी बोला, लेकिन जब एमआर एमसी से ज़्यादा होगा तो आप सुपर प्रॉफिट कमाओगे। जब एमआर एमसी से कम होगा तब आप लॉस कमाओगे, लेकिन स्टिल यू आर कवरिंग वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन अगर आपका एमआर एमसी से भी कम है और एबीसी से भी कम है, आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहे हो, तो उस लेवल पे शट डाउन पॉइंट है, उस लेवल पे आपको बिजनेस। तो लॉस में बिजनेस बंद होता है कि शट डाउन पॉइंट पे? लॉस पे आप अभी भी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर रहे हो, और वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर रहे हो, फिक्स कॉस्ट नहीं भी कर रहे हैं तो भी बिजनेस को चालू रखो। हाँ, ये सब बात हो गई, एकदम क्लियर है। अब आपको मैं मोनोपोली शुरू करा, शायद इसके बाद अब मोनोपोली होगा। भैया ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो देख लिया करो आप। अब लॉन्ग रन छोड़ रहा हूँ अभी। लॉन्ग रन चारों का एक साथ बताऊंगा, परफेक्ट का भी, मोनोपोली का भी और मोनोपोलिस्टिक का भी। सुन रहे हो बराबर? लॉन्ग रन चारों का एक साथ बताऊंगा, ठीक है? आ जाओ अब मोनोपोली के ऊपर। किसके ऊपर आ जाओ? याद रखना, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में, और ये कहा था शॉर्ट रन में इंडस्ट्री का भी इक्विलिब्रियम है और फर्म का भी है। तो इंडस्ट्री का भी पढ़ा दिया, फर्म का भी पढ़ा दिया। फर्म के इक्विलिब्रियम में 4 केस बता दिए। लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम कब आता है? ये चारों मार्केट खत्म होने के बाद एक साथ पढ़ाऊंगा, याद रखना। अब मोनोपोली पे आते हैं। मोनोपोली 2 शब्दों से मिलकर बना है, मोनो प्लस पॉली। मोनो मीन्स सिंगल, पॉली मीन्स सेलर। तो मोनोपोली का मतलब है अ मार्केट इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर सेलिंग अ कमोडिटी फॉर विच नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल। आप ऐसी चीज़ बेच रहे हो जिसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है। बराबर से मेरी बात को सुनना। मोनोपोली मार्केट की विशेषता ये नहीं है कि सिंगल सेलर है। मोनोपोली मार्केट की विशेषता ये है कि जो सिंगल सेलर है वो ऐसी चीज बना रहा है जिसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट भी नहीं है दूर दूर तक। दैट्स द ट्रिगर पॉइंट ऑफ मोनोपोली। अगर मैं कहूँ कि मेरे जैसी तो लॉ कोई नहीं पढ़ाता, तो जो और भी लॉ पढ़ा रहे वो भी यही बोलेंगे कि मेरे जैसी भी कोई नहीं पढ़ा रहा। मैं बोलूँगा मेरे जैसी पढ़ा के बताओ, बोलेगा तू मेरे जैसी पढ़ा के दिखाओ। तो फिर मेरी भी मोनोपोली है और उसकी भी मोनोपोली है, तो हर कोई मोनोपोली है ऐसे तो। और सही बात है ना, ये तो टीचिंग में तो सबका अपना स्टाइल होता है, अपना तरीका होता है, वो ठीक है। आप तो हमारी कोचिंग में ही हम तीनों के अंदर भी तुम ये नहीं कह सकते कि तीनों सेम है। दूसरी कोचिंग की तो कहाँ बात करूँ, तीनों में भी तुम ये नहीं कह सकते क्योंकि सबका अपना तरीका है, अलग तरीका है। तो मोनोपोली तो फिर सबकी हो गई। मेरी मोनोपोली कि मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ वैसा कोई नहीं पढ़ा रहा, और वो भी यही कहेगा कि मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ वैसा तू पढ़ा के दिखा। तो मोनोपोली की विशेषता ये है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कोई नहीं पढ़ा रहा, और मेरे से अड़के भी कोई नहीं निकल रहा, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं है मेरा, तो फिर मेरी मोनोपोली है। तो मोनोपोली को मोनोपोली बनाने वाला मेन एलिमेंट मैं किसे मानता हूँ? नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। बोलो तो अगर मेरा कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, कि भले पढ़ा रहे होंगे लेकिन वो वैसा नहीं पढ़ा रहे या फिर पढ़ा ही नहीं रहे, सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, तो फिर मैं कहूँगा कि मेरी क्या है? मोनोपोली। अभी
नेशनल लेवल पे मोनोपोली के दो ही एग्जाम्पल है, एक तो रेलवे हो गया, एक एटॉमिक एनर्जी हो गया, क्योंकि ये सिर्फ किसके हाथ में है? गवर्नमेंट। कोई भी प्राइवेट सेक्टर इसमें आ नहीं सकता नेशनल लेवल। अब छोटे छोटे रीजनल लेवल पे छोटी मोटी मोनोपोलियाँ क्रिएट होती रहती है, वो ज़्यादा हमें चलती। जैसे यहाँ पे मैंने कोई ऐसी कोचिंग डाल दी जो कोई नहीं कर, जैसे बैंक की कोचिंग दी, बैंक के एग्ज़ाम होते थे बैंक के, पीओ के, तो पहले एक ही कोचिंग थी यहाँ पे, अब तो जने कितनी हो गई, ठीक है। पहले यहाँ पे कैट की प्रिपरेशन कराने के लिए टाइम करके क्लासेस, अभी भी है शायद टाइम, कैट की तैयारी करवाती है, उसके अलावा कोई कोचिंग ही नहीं थी कोटा में, एक ही कोचिंग थी बस टाइम करके, एक ही, और बढ़िया भीड़ से बच्चा आता था। अब हो गई, बहुत सारी हो गई अभी तो, कोई भी, और तो ऑनलाइन भी है। अब तो ऑनलाइन में भी ऐसा है कि कोई चीज़ ऑनलाइन आने के बाद तो ऐसा है ही नहीं कि परफेक्ट मोनोपोली हो, हर चीज़ के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। पढ़ो, पहले टिक कर लो मोनोपोली की डेफिनेशन, सिचुएशन इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर हैज़ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, ये है मेन बात, अंडरलाइन कर लो। अब फीचर सिंगल सेलर है, और सिंगल सेलर है तो फर्म और इंडस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं है, जो फर्म है वही इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री है वही फर्म है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में कोई और फर्म है ही नहीं। तो मोनोपोली में देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। तो मतलब यहाँ इक्विलिब्रियम एक ही पढ़ना है हमें, फर्म का भी और यहाँ दो इक्विलिब्रियम, क्योंकि फर्म और इंडस्ट्री, चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। देखिए तुम लोगों ने गोविंदा की ये मूवी देखी नहीं होगी तुम लोगों ने, तुम कुछ भी नहीं देखते हो। एक गोविंदा की बहुत ही कॉमेडी मूवी है जिसका नाम है हसीना मान जाएगी, ठीक है, हाँ, हसीना मान जाएगी। उसमें गोविंदा का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, बहुत कॉमेडी मूवी है, कभी टाइम मिले एग्जाम के बाद तो देखना, अभी तो नहीं है, ठीक है। उसमें बड़ा फेमस डायलॉग है उसका, वो क्या, वो खुद ही चाचा बन के आ जाता है गोविंदा, और फिर वो उसमें बहुत पावले बने करे उसने, तो उसमें बार बार बोलता है, वो जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है, ठीक है। तो जो फर्म है वही इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री है वही फर्म है, दोनों में कोई भी फर्क नहीं। नेक्स्ट, बैरियर्स टू एंट्री। हाँ मुझे बताओ, मोनोपोली का मतलब क्या है? सिंगल सेलर। अब इसमें अगर कोई नई फर्म आ जाएगी तो मोनोपोली ब्रेक हो जाएगी, और अगर एक फर्म छोड़ के चली जाएगी तो मोनोपोली खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक ही तो फर्म है। तो बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट, बोलो, ना कोई आएगा बैरियर्स है, क्या है? नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। आपका पूरा कंट्रोल है अपनी सप्लायर पे, जो बेचना चाहो बेच सकते हो, और आप प्राइस मेकर हो, प्राइस टेकर नहीं हो, मेकर हो, क्योंकि आप ही तो फर्म हो और आप ही इंडस्ट्री हो, और आपकी क्या नहीं है कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट। मेरा वो एग्जाम्पल याद रखना, मोनोपोली में अगर आप ऐसे देखोगे कि मैं अकेला पढ़ाता हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं पढ़ाता, फिर बोल रहा हूँ, तो फिर वो बोलेगा उसके जैसा भी कोई नहीं पढ़ाता, तो दो लोग तो है ना यहाँ पे। अपने आप में तो हर कोई मोनोपोली है, अपने आप में तो हर कोई मोनोपोली है। मोनोपोली में मेन क्या है? जो आप पढ़ा रहे हो वो भी कोई नहीं पढ़ा रहा, वैसा भी कोई नहीं पढ़ा रहा, दूर दूर तक वैसा कोई नहीं पढ़ा रहा, कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, तो फिर आप कहो कि आपकी क्या है? मोनोपोली। No close substitute. You have full control over the supply. You are the price maker, not a price taker. चलो आओ, ये भी टिक करना। इस मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ही लेस होती है। कहाँ मर गया रे? इस मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ही लेस होती है, लेस देन 1 मान लो आप। तो पहले मुझे मीनाक्षी बताएगी, मीनाक्षी व्हाट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? एकदम सिंपल चीज़ पूछ रहा हूँ बेटा, व्हाट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इलास्टिसिटी का तू बताएगी बेटा। वेरी गुड। प्राइस के चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आएगा? इलास्टिसिटी।
अब जब मैं कह रहा हूँ लेस देन 1, मतलब कि यहाँ इलास्टिसिटी बहुत ही कम है, मतलब प्राइस में चेंज आने से डिमांड में ज़्यादा चेंज, मतलब 1 से कम आएगा। तो अगर डिमांड 100% से बढ़ी, अरे प्राइस 100% से बढ़ा, तो डिमांड 20% से ही कम होगी, उतना चेंज नहीं आएगा। तो उधर 100 आया तो इधर भी 100 आ जाएगा, तो फिर तो 1 हो गया, और इधर 100 आ गया और इधर 200 आ गया तो 2 हो गया। तो कभी भी 1 नहीं होगा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा, हमेशा 1 से। अगर आप लोग मोनोपोली को अच्छे से समझ गए होंगे तो इसका रीज़न बताने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ इलास्टिसिटी 1 से कम क्यों है, क्यों है। कस्टमर के पास कोई ऑप्शन, क्योंकि आप अकेले हो, तो आप प्राइस बढ़ा भी दोगे या कम भी कर दोगे तो भी इलास्टिसिटी में ज़्यादा फर्क, मतलब डिमांड में ज़्यादा फर्क, क्योंकि यू आर द सिंगल सेलर, उसको आपसे ही खरीदना। हाँ, लेकिन प्राइस बढ़ने से थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता है, तो थोड़ी डिमांड कम हो जाएगी, या प्राइस कम होने से थोड़ी सी डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज आएगा ऐसा, बिकॉज यू आर डीलिंग इन मोनोपोली। आप किस मार्केट में डील कर रहे हो। आगे आते हैं, मार्केट पावर। आपके पास पूरा मार्केट पावर होगा, आपके पास चांस है कि आप सुपर प्रॉफिट भी कमाओ। क्या कमाओ? वैसे तो क्या होता है इक्विलिब्रियम MR/MC, लेकिन आप हमेशा ही MR से ज़्यादा में बेचो, हमेशा MC कम MR ज़्यादा, यू ऑलवेज अर्न सुपर प्रॉफिट। अब चांस है आपके पास क्योंकि यू हैव मार्केट पावर। हालांकि ऐसा होता है कि नहीं वो भी बात करेंगे अपन, ये हो रहा है चांस है आपके पास, आप ऐसा कर सकते हो कि आप हमेशा सुपर प्रॉफिट कमाओ। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, ये बड़ा थ्योरी का टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको पहले ऐसे ही डिस्कस करेंगे फिर पॉइंट देखेंगे। सामने देखो, थोड़ा सा इस टॉपिक को मैं इंटरेक्टिव बनाता हूँ, मेरी तरफ देखो, सोच समझ के बताना। किसी भी देश में, किसी भी सिटी में, किसी भी रीजन में मोनोपोली अराइज ही क्यों होती होगी? वाई डज मोनोपोली अराइज? कोई भी एक रीज़न बताओ, बोलो। आपका प्रोडक्ट इतना सुपीरियर है कि कोई और उसे बना ही नहीं सकता, ठीक है। उस पर्टिकुलर मार्केट में आप एक ही डीलर हो, मतलब वही है कि आपके अलावा कोई और बना नहीं पा रहा है, तो क्यों नहीं बना पा रहा है? वाई मोनोपोली अराइज? पेटेंट आपने करवा लिया, वेरी गुड, कॉपीराइट करवा लिया, तो अगर आपने पेटेंट करवा लिया तो आप ही बना सकते हो। कोई इनोवेशन हो जो आपने ही किया है, गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शंस है, गवर्नमेंट कह रहा है इस फील्ड में सिर्फ रेलवे में गवर्नमेंट ही रहेगी, इसलिए कुछ ऐसे रॉ मटेरियल है जो अवेलेबल नहीं है किसी और के पास, आपके ही पास है। गुड, सारे बोल दिए। नहीं, फंड, कई बार कैपिटल इतनी ज़्यादा चाहिए होती है कि वो कैपिटल आप लगा ही नहीं सकते, तो मोनोपोली हो जाती है जो कैपिटल लगा देता है। अब जैसे कोटा है, तो कोटा में बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ काटने की ताकत 2-4 बिल्डर ही रखते हैं, या एलएन रखता है। एलएन अपने नाम पे पूरी एलएन सिटी बना लेता है, लैंडमार्क बना लेता है, कोरल बना लेता है, उसके हिसाब से ही चीज़ें चलती है। वो कहता है कि हम यहाँ कोचिन डालने वाले, तो पूरी कॉलोनी डेवलप हो जाती है। वो मार्केट पावर है उसका, तो वो कैसे आया है पावर? पैसों से आया है। वो पैसा अगर किसी और के पास हो तो वो टक्कर लेके बताते नहीं है उतना पैसा, तो उसकी उस फील्ड में क्या हो गई है? मोनोपोली हो गई है। वो बता दिया ना, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन। और कुछ? हाँ, आपकी गुडविल इतनी हाई है, जैसे मोनोपोली कैसे है? फिर लोग उससे ही खरीदते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि उसकी मोनोपोली है, लोग दूसरों से भी खरीद सकते हैं ना, ऑप्शन तो है ना। प्राइस स्किपिंग, क्या? इसमें प्राइस स्किपिंग की जगह अपन बोलेंगे मार्केट पेनिट्रेशन। कई बार जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए, बेटा, मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए मार्केट को पेनिट्रेट कर देते हैं। पेनिट्रेट मतलब इतना कम रेट में बेचते हैं कि कोई और उस रेट में बेच ही नहीं पाता, तो वो लोग अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। जैसे आप सपोज़ करो, एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरी बहुत बड़ी कोचिंग है और बहुत सारा पैसा है मेरे पास, अपार पैसा है, तो मैंने क्या करा, जियो इसका बेस्ट एग्जांपल है कि जियो ने शुरू में क्या करा, ऐसी सड़ी रेट दे दी, 3 महीने तक डेटा फ्री, 3 महीने तक कॉलिंग फ्री, ताकि सारे आइडिया ये सब भोचक के रह जाए और ये सब मार्केट छोड़ के चले जाए। अब इतनी ताकत सिर्फ मोटा भाई में ही थी और किसी में थोड़ी थी,
तो उन्होंने तो 3-4 महीने खेल लिया, बोला मैं 4 महीने नहीं कमाऊंगा तो मैं भूखा थोड़ी मरूंगा, मेरे तो 10,000 बिजनेस और है, ये तो मर जाएंगे, ये करके तो देखिए 1 महीने के लिए फ्री। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये करके तो देखिए, करा ही नहीं हो तो पागल हो गए सारे। तो इसने क्या करा, शुरुआत के महीनों में पेनेट्रेट कर दिया सब जियो, सब जियो। एक टाइम तो ऐसा आया था कि अगर डबल सिम का स्लॉट है आपके मोबाइल में तो एक सिम तो जियो की होगी। ये आया था, मतलब एक सिम आपकी कोई सी भी होगी, BSNL, आइडिया आपका मेन नंबर, लेकिन एक नंबर तो आपका जियो का होगा। और सबके मोबाइलों में 2-2 नंबर सेव होते थे, ठीक है, उर्विका जियो। और मेरे मोबाइल में अभी भी कितने सारे नंबर है, मोइज जियो, मुर्तुजा जियो, खूब जियो, जुग जियो, ठीक है। क्या खेला, मतलब मोटा भाई क्या खेले। तो इससे क्या क्रिएट हो गई उस समय के लिए, मोनोपोली, कि कोई और इतना इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकता, इतना फ्री दे ही नहीं सकता। इसको मार्केट पेनिट्रेशन बोलते हैं। ये भी एक कारण होता है मोनोपोली का, लेकिन ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, क्योंकि आप फ्री में कब तक दे दोगे। अच्छा, जो लोग फ्री चला रहे थे उनको भी पता था कि ये हमेशा के लिए फ्री नहीं होगा। हाँ, अब ये तो कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब क्या रीज़न है मोनोपोली के, जल्दी जल्दी सुनते जाओ। जो आपने बोले ना 90% तो इसमें होंगे। पहला, स्कैर रिसोर्स। अरे आपने बोला कि कुछ ऐसे रिसोर्स है जो सिर्फ आपके ही पास है, रॉ मटेरियल वगैरह। टेक्नोलॉजी, आपने कोई ऐसी डेवलपिंग या एक्वायरिंग कंट्रोल ऐसा यूनिक प्रोडक्ट बनाया है जो किसी और के पास नहीं है। मुझे कोई इसका एग्जांपल दे सकते हो, कोई ऐसा यूनिक प्रोडक्ट जिसकी यूनिक प्रोडक्ट की वजह से मोनोपोली हो? टेस्ला। लेकिन अब धीरे धीरे दूसरी कंपनियां भी ला रही है, लेकिन हाँ अभी भी एक अच्छा खासा मार्केट शेयर ये भाई साहब लेके बैठे हैं। इनकी तो पिक्चर बनेगी अगर गलती से डोनाल्ड ट्रम्प ये इलेक्शन हार जाता है। इसने डंके की चोट पे समर्थन दिया है ट्रम्प साहब, फुल ऑन समर्थन, हर ट्वीट में, हर जगह। मतलब इंडिया में तो मैंने किसी सेलिब्रिटी को या बिजनेसमैन को इतना खुल के सपोर्ट करते हुए नहीं देखा। मतलब पीछे से बहुत सारे लोग हैं बीजेपी से सपोर्ट में है, लेकिन इतना खुल के तो मैंने नहीं देखा किसी को कि बिल्कुल ट्वीट पे ट्वीट। बिजनेसमैन को तो नहीं देखा, सेलिब्रिटी तो खैर बिन पहनने के लोटे होते हैं, उनमें तो कंगना रनौत जैसे लोग भी होते हैं। हाँ, खूब सारी कॉपी आ गई है। चलो, गवर्नमेंट कंट्रोल, ये भी आपने बोला। गवर्नमेंट एक्सक्लूसिव राइट दे देती है। अभी जैसे गवर्नमेंट ने राइट दिए हैं वो वाली रेलवे बनाने के लिए, कौन सी है वो तुम्हारी, एक और नहीं, वंदे भारत तो गवर्नमेंट ही चला रही है। तेजस, पता है ना किसकी है तेजस? अडानी जी की है। तो तेजस किसकी गाड़ी है? अडानी जी, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये राइट किसको दिया है? तो अडानी जी का क्या हो गया इसमें? मोनोपोली हो गई। देख तो कितना हुआ, 47 ही हुआ है। नेक्स्ट, पेटेंट और कॉपीराइट। पेटेंट और कॉपीराइट, ये भी तुमने बोला अभी कि लोग क्या करवा लेते हैं, पेटेंट करवा लेते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी कोई और यूज़ ही नहीं कर सकता, तो उसकी क्या हो जाएगी? मोनोपोली। ये एक तुमने नहीं बोला, कार्टेल। लोग मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए कार्टेल बना देते हैं। कार्टेल मतलब ऑर्गेनाइजेशंस बना लेते हैं कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए। इसका एग्जांपल है तुम्हारा ओपेक, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ये 5 देशों ने मिलके बनाया है, जिसमें आपका एक तो वेनेजुएला है, कुवैत है, ठीक है, कुवैत है, और शायद इसमें बहरीन भी है, और मिडिल ईस्ट की 2 कंट्री और है। ईरान इराक में से एक है, दोनों तो हो ही नहीं सकते, कट्टर है, तो ईरान या इराक में से एक है, और एक और कोई देश है। तो ये 5 देशों ने मिलकर ओपेक बनाया है। इन 5 देशों का ये कहना है कि आप पेट्रोल किसी से भी खरीदो, रेट एक ही लगेगी। तो इससे क्या होता है? कंपटीशन खत्म होता है, मोनोपोली क्रिएट हो जाता है। पहले ये कंट्रीज आपस में लड़ती थी, इनको पता चला भैया आपस में लड़ने में तो हमारा नुकसान ही है। एक सऊदी अरब भी है इसमें, ठीक है।
तो एक सऊदी अरब है और एक ईरान इराक में से एक है। तो ये देशों ने मिलके क्या बनाया है, ओपेक बनाया है। तो ओपेक एक कार्टेल है। कार्टेल मीन्स, बोलो मेरे साथ, व्हेन सम फर्म्स मेक एन ऑर्गेनाइजेशन in which they keep their individual identity hidden and work together as a group to earn maximum profit and reduce competition. Such organizations are called cartel. इसमें आप अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, आप कुवैत नहीं बोलोगे, बहरीन नहीं बोलोगे, आप बोलोगे ओपेक। कोई मतलब नहीं इन देशों से। ओपेक, आप कुवैत से लो, बहरीन से लो, इधर से लो, उधर से लो, आपको तेल एक ही रेट पे मिलेगा। इन लोगों ने बहुत समझदारी करी, क्योंकि 1960s में जब इनके यहाँ तेल मिला तो उसके बाद ये लोग सब लड़ने लग गए कि सब जगह तेल है, तुम इधर से ले लो, उधर से ले लो। तो पूरा मिडिल ईस्ट ही तेल पे चलता था। इनको लगा यार सब अपन से ही तो ले रहे हैं तेल, ठीक है। तो सारा कलेश क्यों शुरू हुआ, ठीक है, तेल से। इन कंट्रियों में सबसे ज़्यादा ये टेररिज्म कब से बढ़ा, तेल से। सबसे प्रॉब्लम क्या हो गई मिडिल ईस्ट में कि वहाँ तेल निकल गया, तो अमेरिका को ये पता चल गया ये उससे बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसको ये पता चल गया कि भैया इन देशों को जब तक लड़ाएंगे नहीं, तो क्योंकि अमेरिका का ये है सुपर पावर तो अपन रहेंगे, ठीक है। अब दो काम हो गए, इनको भी लड़ाओ, अपना वेपन भी बिकेगा, और ये टेररिज्म का जो खेल शुरू हुआ ये तुम देखो सारा तेल मिलने के बाद से हुआ है। तो जड़ तो पैसा है, बाकी रिलीजन ये तो सब आसपास के पैंतरे हैं, मेन तो रोकड़ा है। तो वहाँ तेल मिल गया, बस ये दिक्कत हो गई वहाँ पे कि तेल मिल गया वहाँ। चलो, तो इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने ये देख लिया भैया कि आपस में लड़ने का कोई समझदारी नहीं है, एक कार्टेल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, उससे कंपटीशन खत्म हो जाएगा, मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। तो ये भी मोनोपोली का एक रीज़न है। लार्ज स्टार्टअप कॉस्ट, ये भी तुमने अभी बताया, शुरू करने में इतना ज़्यादा पैसा लग जाता है कि वो एक ही फर्म शुरू करवाती है, वो कोई कर ही नहीं पाता, तो उसकी मोनोपोली हो जाती है। अब आज ये सपोज़ करो कि कोई ये बोले गवर्नमेंट से कि हर चीज़ आप अडानी को दे देते हो, ये कर देते हो, वो कर देते हो। गवर्नमेंट कभी उठ के ये बोल दे, ले तू ले ले, आजा, तू ले रहा है, ले, अभी हमने एयर इंडिया बेचा है 35,000 करोड़ में, ले तू ले रहा है 34,000 करोड़ में, ले रहा है, नहीं, कितने रुपए हैं, 34 रुपये 46 पैसे बैंक अकाउंट में। फिर बोलो मत, व्हाट्सएप पे फालतू के मैसेज मत करो, तुम हमें औकात है, तुम आगे ले लो। तुम कह रहे हो हर चीज़ बट अडानी को बेच दिया, अंबानी को बेच दिया, पैसे तो उनको ही भेजेंगे ना, तुम्हारे पास है क्या पैसा, ठीक है। अब कह रहे हैं कि उनकी मोनोपोली क्रिएट हो गई, पैसा है तो मोनोपोली क्रिएट हो गई, क्या करेंगे अब, उतना पैसा आपके पास हो तो आप ले लो, ठीक है, हमारे पास नहीं है उतना पैसा, हाँ तो हमसे बात ही कर सकते हैं फिर। तो स्टार्टअप कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि आप उस बिज़नेस में घुस ही नहीं पाते, और अनफॉर्चुनेटली किसी एक फर्म की उसमें क्या हो जाती है, मोनोपोली हो जाती है। जैसे पोर्ट है, मैक्सिमम पोर्ट अभी अडानी जी के, तो अब वो पोर्ट को ऑपरेट करने में जो कॉस्ट लगती है, और वो पोर्ट के ऊपर वो बहुत ही ध्यान दिए शुरू से, तो अब कोई चाहकर भी उसमें उनको कॉम्पीट नहीं कर पाएगा, उसमें मोनोपोली है उनकी, ठीक है। सेम ऐसे ही ऑयल एंड नेचुरल गैस के एक्सट्रैक्शन में रिलायंस की है। नेक्स्ट, कई बार कुछ नेचुरल मोनोपोली भी होती है जो इकोनॉमी ऑफ स्केल की वजह से होती है। जब आप बड़े लेवल पे काम करते हो तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट बहुत कम हो जाती है, तो आपको कोई कॉस्ट में बीट ही नहीं कर सकता, वो नेचुरल मोनोपोली है, आपने जानबूझ के नहीं करी। जैसे इसमें अपन एग्जांपल ले सकते हैं किसका, टाटा का। टाटा स्टील जो बनाता है वो इतने बड़े लेवल पे बनाता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोडक्शन में भी टॉप 3 टॉप 5 में टाटा आता है वर्ल्ड में, इंडिया में तो आता ही है, इतना स्टील वो बनाता है, ठीक है। टाटा का स्टील है भी फेमस, तो वो इतना बल्क में प्रोडक्शन करता है कि उसकी कॉस्ट पर यूनिट बहुत कम हो सकती है, तो वो चाहे तो इसमें मोनोपोली में आ सकता है, नेचुरल मोनोपोली होगी फिर वो। तो अगर आप कोई नेचुरल मोनोपोली में कॉस्ट कटिंग की वजह से होती है, एक आपकी स्किल की भी वजह से होती है। अब आपके अंदर कोई ऐसी स्किल है जो किसी और में नहीं है तो आपकी मोनोपोली है। जैसे सिंगर्स में होती है, ये एक्टर्स में होती है, कुछ ऐसे सिंगर, कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनमें वो काबिलियत है कि उस तरह की स्क्रिप्ट होगी। जैसे एक टाइम पे आमिर खान था, तो हर बढ़िया मूवी आमिर खान की हो रही है और हर बढ़िया स्क्रिप्ट भी उसे ही मिल रही है,
क्योंकि उनको डायरेक्टर को लगता था कि ये वाला काम, ये वाला रोल आमिर खान ही ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा, तो उसे वैसी स्क्रिप्टें मिल रही थी और फिर पिक्चरें भी सारी हिट हो रही थी। तो वो मोनोपोली क्यों बनी? आपके वो यूनिक फीचर की वजह से। तो उसे हम नेचुरल मोनोपोली बोलेंगे, नेचुरल है वो। तो वो नेचुरल मोनोपोली ज़्यादा समय तक नहीं टिकती है, कुछ समय तक रहती है फिर हट जाती है। गुडविल, आप इतने टाइम से बिजनेस कर रहे हो कि आपकी इतनी गुडविल बन गई है कि लोग किसी और से लेते ही नहीं है माल, आपसे ही लेते हैं। और लास्ट, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट डिस्करेज। कई बार कुछ ऐसी लीगल, अब जैसे सरकार ने कहा ये कर करो, ये फॉर्मेलिटी करो, ये करो, वो करो, अरे हटे, तो आप अंदर ही नहीं आते हो और उस मार्केट में जो है वही रह जाते हैं। ठीक है, चलो कल देखेंगे बाकी। मैं इसके रेवेन्यू के कर्व कल बताऊंगा इक्विलिब्रियम।